Assalamu alaikum students. I'm Sidra Jameel with the new topic from chapter number 2, that is biological molecule, and the topic of today is importance of water. So आपको पता है कि water को अगर आप इसकी importance बताना शुरू करें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि water is medium of life. ठीक है, ज़िंदगी के लिए वाटर बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये आपके केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कराता है, ये आपकी बॉडी का लिक्विड बैलेंस जो है वो मेंटेन कराता है। बहुत सारे आपके काम हैं जो कि वाटर की वजह से ही हो रहे हैं। सो अब हमने वाटर को डिटेल में डिस्कस करने जाना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ना कि ये आयनाइजेशन भी रखता है, ये इवेपोरेशन भी रखता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। और क्या वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसी तरह से हीट कैपेसिटीज़ की प्रॉपर्टी होती है, तो क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं? क्या वाटर मीडियम ऑफ लाइफ जो एक वर्ड हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या वो उस पर पूरा उतरती हैं वो सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़? ये हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, सो 65 to 89% जो है वाटर की वो आपकी बॉडी में पाई जाती है। 20% बोन सेल्स में मौजूद होता है और 85% जो है वो ब्रेन सेल का हिस्सा है। यानी ब्रेन सेल के अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहें तो उसमें 85% जो है वो आपको वाटर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तमाम जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम रिक्वायर वाटर। इसके अलावा वाटर जो है वो सिर्फ मीडियम का काम नहीं कर रहा है कि वो एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है या वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो जाए। नहीं, वो खुद भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का पार्ट होता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रो का वर्ड ही वाटर को एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज हाइड्रा मीन वाटर, और हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर की वजह से टूट जाते हैं मॉलिक्यूल, उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा इट्स रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है तो ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है वाटर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी। आपको पता है कि ये एक डायपोल मॉलिक्यूल है, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। ठीक है, और इसी पोलैरिटी की वजह से इट इज़ वेरी एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर द पोलर सब्सटेंसेस। चूँकि खुद पोलैरिटी रखता है तो फिर ये पोलर सब्सटेंसेस को जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत भी रखता है। अगर आप आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें, जो कि एक्चुअली पोलर सब्सटेंसेस ही हैं, दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और इसी तरह से आपका जो वाटर है उसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। सो फिर इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये पोलर सब्सटेंसेस को बड़े अच्छे से अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अगर नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो दे हैव चार्ज्ड ग्रुप। ठीक है, वो ऑल्दो के वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, बट दे कैन डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, दूसरी तरफ हम सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ को ही थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं कि सॉल्यूशन में अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो वाटर में, चूँकि वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, तो वाटर में सॉल्यूशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बन जाता है, क्योंकि आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉल्यूशन में। जो भी हम सॉल्यूट ऐड करते हैं वो अपने आयंस में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो आयंस जो हैं वो वाटर के आयंस के साथ मिलके एक बड़ा अच्छा सा होमोजेनस सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। और यही आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं दे मूव रेंडमली इन द वाटर। ठीक है, और यही जो सारा सिनेरियो है कि आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े इजीली जो है वो वाटर के अंदर मूव कर सकते हैं। दे प्रोवाइड और क्रिएट अ वेरी फेवरेबल स्टेट। ठीक है, बड़ी एक अच्छा सिनेरियो बन जाता है फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड,
किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आपने करवाना है तो उसके लिए ये बड़ा प्यारा इन्वायरमेंट बन चुका है कि आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेंडमली मूव कर रहे हैं और वो रेंडमली फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर जाएंगे। ठीक है, सो इसी तरह हम कहते हैं कि इसी वजह से ऑल रिएक्शंस इन सेल्स अकर इन एक्वस मीडिया। ठीक है, अभी हमने बात की ना कि रिएक्शन होते किस तरह से हैं कि आयंस और मॉलिक्यूल को ये फ्री हैंड दे देता है कि भाई फिर आप जहाँ मर्जी घूमो, तो वो जब जहाँ मर्जी घूम रहे होते हैं तो तभी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं, ऑल ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्वस मीडिया। और एंजाइम की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि अगर केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो उन सब को रेगुलेट करने के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और एंजाइम कभी भी एक्वस एनवायरनमेंट के बगैर काम नहीं करते। ऑल एंजाइम वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट, और एक्वा का मतलब ही क्या होता है? पानी। ठीक है, सो एक्वस एनवायरनमेंट मीन वाटर वाला एनवायरनमेंट। अच्छा जी, अगर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, जस्ट लाइक फैट्स, सो दे आर इनसॉल्युबल, जो कि वो नॉन पोलर है ना, तो पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, और जो नॉन पोलर होंगी वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगी, दे आर इनसॉल्युबल। लेकिन आपकी बॉडी में वाटर जो है वो इस इनसॉल्युबिलिटी को भी आपके इस्तेमाल में लेके आ रहा है। कैसे कि फैट अगर इनसॉल्युबल है तो वो आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन करा रही है। ठीक है, वो इनसॉल्युबल हो के कोई नुकसान नहीं आपको दे रही, आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही इसीलिए मेंटेन रहता है क्योंकि आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कि आपकी जो फैट्स होती हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लविंग है, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर लविंग नहीं है, और वही हाइड्रोफोबिक जो है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन का आउटर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। ठीक है, और इसी वजह से दे कैन क्रिएट कंपार्टमेंट्स इन द सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बनते हैं ना मेम्ब्रेन की वजह से, वो भी इसी एबिलिटी की वजह से बनते हैं कि जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं आपकी, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलैरिटी। अगली प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम कहते हैं कि एक्चुअली वाटर जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सम हीट। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, लेकिन अपना टेम्परेचर वो इतनी जल्दी चेंज नहीं करता। ठीक है, सो इसको अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में लेके आए तो ये होगा, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज अ नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज 1। लाइक अगर हम 1 ग्राम वाटर को के टेम्परेचर को 15 से 16 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना चाह रहे हैं, 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? 1 यूनिट। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर आपका वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है तो इतना एब्रप्टली उसका अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। सो दैट्स वाई इट कैन बी हेल्प एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ठीक है, आपकी बॉडी में, अभी मैंने शुरू में बात की थी ना कि आपका जो वाटर है, जो बॉडी वाटर है, वो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन देता है आपको सडन थर्मल चेंजेस से, कि अगर अभी मैंने बात की ना कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, एक सडन चेंज आ गया है, थर्मल चेंज का मतलब कि हीट में चेंज आ गया है, सो ये क्या करेगा, हीट कैपेसिटी इसके पास है, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना नहीं होने देगा जितना बाहर है। ठीक है, इवेपोरेशन करेगा, आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, और बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है बड़ी अच्छी कि ये वेपोराइज कर जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लाइक जब हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जब टेम्परेचर, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो फिर ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ इवेपोरेशन।
सो यहाँ पे इट एब्जॉर्ब्स मच हीट, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से आगे चला गया ना टेम्परेचर, तो फिर बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड से गैस फॉर्म की तरफ चला जाता है। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड, यानी पर ग्राम वाटर जो वेपराइज हुआ है उसने कैलोरीज में जितनी हीट एब्जॉर्ब की है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो तकरीबन 574 किलो कैलोरीज पर केजी वाटर जो है वो होती है। ठीक है, अच्छा, अब हीट ऑफ वेपराइजेशन का फ़ायदा क्या है? इट कैन रेगुलेट हीट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि आपकी बॉडी में हर वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के, जो आपके CH बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ के एनर्जी हासिल की जाती है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लाजमी हीट प्रोड्यूस होगी। सो एक टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और एक आपकी बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर रखना है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे काम आएगी, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। कैसे? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके, बिकॉज जहाँ कहीं भी इवेपोरेशन होती है इट कैन कॉज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इवेपोरेशन का टॉपिक बड़ी डिटेल में, और वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लाइन पढ़ी होगी कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। जहाँ कहीं भी इवेपोरेशन होती है वहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है एक्चुअली? जो आपके प्लांट्स हैं उसमें से वाटर जो है वो वाटर वेपर्स बन के निकल जाता है। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो दैट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम प्लांट्स। सो जब प्लांट में से वाटर वेपर बन के निकलता है तो तब भी वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरी तरफ है पर्सपायरेशन, पसीना आता है जो आपको, वो भी कूलिंग इफेक्ट ही आपका प्रोड्यूस करने आता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सो क्या होता है, फिर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रखना है, तो पर्सपायरेशन होगी। जैसे ही पर्सपायरेशन होगी, लाइक पसीना आएगा तो वो इवेपोरेट होगा, जैसे ही वो इवेपोरेट होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, evaporation of only 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of the remaining 998 ml by 1 degree Celsius। यानी 1 लीटर अगर आपके पास पानी है और उसमें से 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाए, लाइक वो वाटर वेपर्स बन जाए, तो पीछे 998 ml बचा, और उस 998 ml का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 ml के जाने से। नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन का मतलब ही ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स आयंस। ठीक है, अब आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। सो H2O जो है वो जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस क्रिएट करेगा। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है जो कि आपको शो कर रही है कि जब वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो मेंटेन रहती है। और यही इक्विलिब्रियम स्टेट हम बात करते हैं कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि आमतौर पे रूम टेम्परेचर समझा जाता है। ठीक है, और इसी कंसंट्रेशन पे बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड किए जाते हैं। शुरू में भी हमने बात की थी ना कि जो आपका वाटर है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। वो अच्छा सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि वो पोलैरिटी रखता है। तो पोलैरिटी से मुराद ये कि वो डायपोल है, उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स किस फॉर्म में आ गए? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब ये खुद आयनाइज हो जाता है तो इसके अंदर कुछ भी आप डिज़ोल्व करें तो वो भी फिर इजीली जो है वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। और इसी सिचुएशन में हमने कहा था कि बहुत सारे आयंस जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं,
और फिर उनका आपस में रिएक्ट करना जो है वो आसान हो जाता है. दैट्स वाई ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड योर बॉडी रिक्वायर्स एक्वस मीडिया. अच्छा, अब ये हमें प्रोटेक्शन भी देता है. ठीक है, कैसे? वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट कहते हैं ऐसे लिक्विड को जो कि फ्रिक्शन को कम करता है. ठीक है, अगर आपने मशीनरी में देखा हो तो जो पुर्जे आपस में रगड़ खाते हैं उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है. सो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए फिर उसमें ग्रीस डाली जाती है, ऑयल डाला जाता है, ताकि वो फ्रिक्शन ना हो और इजीली स्मूथली जो है वो रन कर सके मशीन. ठीक है, सो इसी तरह आपकी बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में अगर फ्रिक्शन आ रही है तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए अल्लाह पाक ने आपको वाटर प्रोवाइड किया हुआ है. ठीक है, जो कि फिर आपको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम फ्रिक्शन. अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि आपके टीयर्स जो हैं, ठीक है, अगर आपकी आंख में कुछ चला जाता है, एक तो टीयर्स वो है ना जो आप इमोशनली रोते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी आंख में कुछ चला गया अचानक से, आप फौरी तौर पे रब करते हो उसको. ठीक है, सो आई इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी. उसको बचाने के लिए, फिर प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो फौरी तौर पे आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है. बिकॉज टीयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स. ठीक है, तो जब आप आईलिड्स को रब करते हो तो ऐसा ना हो कि उस रबिंग से आपकी आई की जो अपर सरफेस है वो डैमेज हो जाए, इसलिए जो है वो टीयर प्रोड्यूस होते हैं, वाटर निकलता है. इसके अलावा फ्लूइड जो है वो कुशन एब्जॉर्बेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, बहुत सारे आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन हैं वहाँ पे आपका वाटर मौजूद होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा. जैसे कि हम बात करते हैं हार्ट की. ठीक है, तो हार्ट के बाहर एक लेयर होती है, एक सैक लाइक मटेरियल होता है, पेरिकार्डियम. ठीक है, पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में. पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, दैट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो आपके हार्ट को कुशन एब्जॉर्बेंस देता है कि अगर कोई भी मसला मसाइल हो रहा है, कोई चोट लग रही है, तो उससे वो उस दबाव को वो एब्जॉर्ब कर जाए, उस ट्रॉमा को वो वाटर एब्जॉर्ब कर जाए और हार्ट तक वो बात ना पहुँचे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.